नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी 2025 की परीक्षाओं के लिए हमने ये प्रैक्टिस सीरीज चलाई है जिसमें मैं इतिहास या हिस्ट्री के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलिए, हम लोग मेडिवल इंडिया पर थे, हम मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और आज मेरे पास है आपके लिए मुगल साम्राज्य से या मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं, देर ना करते हुए। लीजिए, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मुगल रूल। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। क्या ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। अकबर, मुगल एम्पायर का सबसे महान मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ही द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी, जिसको मंगोलिया से अपनाया गया था। मनसबदार बेसिकली मुगल साम्राज्य की प्रशासन में एक पद हुआ करता था, एक पोस्ट हुआ करती थी और उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे उन्हें साथ में सेना भी दी जाती थी और मनसबदार की जो रेंज हुआ करती थी या जो पद हुआ करता था वो 10 से लेकर 10,000 तक हुआ करता था, यानी कि मिनिमम 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब जो था वो प्रदान किया जाता था मुगल अधिकारियों को। अभी तक जितने भी मुस्लिम शासक हुए उन्होंने केवल तुर्क और अफगानों को ही अपनी सेना में उच्च पदों पर बिठाया, लेकिन अकबर ने अब भारतीयों को भी, अब राजपूतों को भी उच्च प्रशासनिक पदों पर बिठाया और ये मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसको कभी मंगोलिया में अपनाया जाता था, जिसको कभी मंगोलिया में फॉलो किया जाता था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने की थी और इसकी शुरुआत 1571 में उसी के शासनकाल में हुई थी। अगला स्टेटमेंट देता है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम सब जानते हैं 1556 ईस्वी में ही, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में ही पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू की सेना के बीच में लड़ा गया था। हेमू जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कहलाता है, जिसने हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली पर कब्जा किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके ये हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भारत का या दिल्ली का अगला शासक बन गया। तो इधर हेमू की सेना थी और अकबर की सेना का नेतृत्व हुमायूं का सेनापति अकबर का संरक्षक बैरम खान कर रहा था। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में दिया है, महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। जी नहीं, बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह रहा और आप जानते हैं कि बाबर के समकालीन तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा हुआ करते थे, संग्राम सिंह हुआ करते थे, जो कि महाराणा प्रताप के दादा थे। राणा सांगा के ही पुत्र उदय सिंह हुए और फिर उदय सिंह के पुत्र हुए महाराणा प्रताप, जो कि बाबर के नहीं बल्कि बाबर के पौत्र या पोते अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में। इसका मतलब तीसरा कथन गलत है। पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो केवल पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ तानसेन। निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? सबसे पहले में दिया है अबुल फजल, दूसरे में दिया है शौकत मियां, अगले में दिया है मकरंद मिश्रा या चौथे में दिया है स्वामी हरिदास। तो हम सब जानते हैं तानसेन जो कि मुगल साम्राज्य का एक महान गायक हुआ करता था, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 जेम्स हुआ करते थे या नवरत्न हुआ करते थे और इन्हीं नवरत्नों में से एक तानसेन भी हुआ करता था। और अगर हम तानसेन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो तानसेन था वो मुगल दरबार का रॉयल म्यूजिशियन हुआ करता था, यानी कि शाही मौसीकार हुआ करता था, शाही संगीतकार या शाही गायक हुआ करता था। तानसेन का वास्तविक नाम, आपसे पूछेंगे कि व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे हुआ करता था और ध्यान रखेंगे ये
रीवा के शासक, मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, ये रीवा के ही शासक रामचंद्र के कोर्ट में हुआ करता था। लेकिन रामचंद्र के द्वारा ही इसे अकबर को भेंट किया गया और इसने अकबर के नवरत्नों की शोभा बढ़ाई। और अकबर के ही द्वारा तानसेन को उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया मियां का। इसीलिए ये क्या कहलाता है, मियां तानसेन। लेकिन इसका वास्तविक नाम तो रामतनु पांडे था, तो इसे तानसेन की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखेंगे, ग्वालियर का राजा जिसका नाम था विक्रमजीत, ग्वालियर के शासक विक्रमजीत के द्वारा इसे तानसेन की उपाधि दी गई थी। ये इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है तानसेन के नाम से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्वामी हरिदास ही तानसेन के गुरु हुआ करते थे। एक बार अकबर के द्वारा भी ये इच्छा जताई गई थी, वो चाहते थे स्वामी हरिदास से परफॉर्म कराना अपने दरबार में, लेकिन ऐसा करने से स्वामी हरिदास ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भारत के इतिहास में संगीत को कॉमर्शियलाइज करने वाले सबसे पहले ही व्यक्ति कौन थे? मियां तानसेन या रामतनु पांडे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्योंकि संगीत को प्रभु की भक्ति के लिए या अपने लिए परफॉर्म किया जाता था, गाया जाता था, लेकिन उसे मुगल दरबारों में पहुंचाने का काम ही सबसे पहले किसने किया? तानसेन ने किया। इसके बाद अगला सवाल देखें, Who among the following was given the charge of looking after the imperial household during the Mughal administration? निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? अब यहाँ पर 4 पोस्ट दी गई हैं या 4 पद दिए गए हैं, जो कि मुगल साम्राज्य के ही 4 पद हुआ करते थे, और आपको बताना है कि इनमें से मुगल प्रशासन में इनमें से शाही घराने की देखभाल करने का प्रभार किसे दिया गया था? सबसे पहले दिया गया है मीर सामा। तो ध्यान रखेंगे, मीर सामा ही वो पद हुआ करता था, वो पोस्ट हुआ करती थी जिसका काम शाही घराने की देखभाल करना हुआ करता था। इसके बाद अगले ऑप्शन में देता है मीर बहारी। तो ध्यान रखेंगे, मीर बहारी वो व्यक्ति हुआ करता था जिसका कार्य नदी एवं बंदरगाहों का रख रखाव करने का काम हुआ करता था। नदी और बंदरगाहों के रख रखाव करने का काम मीर बहारी नामक पद का हुआ करता था या व्यक्ति का हुआ करता था। मीर बख्शी की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रमुख को ही क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है मीर ए आतिश। तो ध्यान रखेंगे, मीर ए आतिश मुगल साम्राज्य में अध्यादेश, ये अध्यादेश विभाग का प्रमुख हुआ करता था। अध्यादेश विभाग के प्रमुख को ही क्या कहा जाता था? मीर ए आतिश कहा जाता था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज मीर सामा, क्योंकि मीर सामा ही वो व्यक्ति था। अगला, नेम द फ्रेंच जूलर हु ट्रेवल्ड टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है एंटोनियो मॉसेरेट, दूसरे ऑप्शन में दिया है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, तीसरे ऑप्शन में दिया है सैयदी अली रीस, और चौथे ऑप्शन में दिया है पीटर मुंडी। सबसे पहले ऑप्शन में है एंटोनिया या एंटोनियो मोसेरेट। तो ध्यान रखेंगे, एंटोनियो मोसेरेट एक स्पेनिश धर्म प्रचारक हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, ये अकबर के शासनकाल में आया था। ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था।
इसके बाद आता है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। तो ध्यान रखेंगे, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ही वह जूलर माना जाता है जिसने शाहजहां के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और ये आया किसके पीरियड में? ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। ये शाहजहां के काल में आया, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। अगला है सैयद अली या सैयदी अली रीस। और अगर सैयदी अली रीस के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे यह वो व्यक्ति था, सैयदी अली रीस वह व्यक्ति था जो एक तुर्की यात्री था और इसने 16वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। ही वॉज अ टर्किश ट्रेवलर। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, ये 16वीं शताब्दी में भारत आया था। और लास्ट में दिया गया है पीटर मुंडी। लास्ट में दिया गया है पीटर मुंडी। तो ध्यान रखेंगे पीटर मुंडी एक यूरोपीय दार्शनिक हुआ करता था, विदेश यात्री हुआ करता था। ये भी शाहजहां के शासनकाल में ही आया था। ही वॉज अ यूरोपियन फिलोसोफिस्ट। ये एक यूरोपी दार्शनिक था और ये मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में आया, या शाहजहां पीरियड, या शाहजहां राइन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला देखेंगे। हु बिल्ट दी पत्थर की मस्जिद इन पटना बिहार। बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है फिरोज शाह तुगलक। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का सुल्तान हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब हुआ। पटना में गंगा नदी के किनारे इसका निर्माण 1621 ईस्वी में हुआ था। अब अगर इसका निर्माण 1621 ईस्वी में हुआ है तो आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल तो 1351 से लेकर 1388 तक रहा। इसका मतलब फिरोज शाह तुगलक तो बनवा ही नहीं सकता भाई। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब दिया है जिसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा, यानी कि इसके शासनकाल से भी ये पहले बन चुके थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में देता है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रहा। और हम सब जानते हैं इसने तो दिल्ली की जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन पत्थर की मस्जिद का निर्माण परवेज शाह के द्वारा करवाया गया है। और ये परवेज शाह कौन था? इस समय मुगल बादशाह कौन था? तो ध्यान रखेंगे इस समय भारत का मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करता था। इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में हुआ क्योंकि 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह जहांगीर रहा और जहांगीर का ही एक पुत्र एक बेटा हुआ करता था परवेज शाह। इसी परवेज शाह के द्वारा ये पत्थर की मस्जिद का निर्माण पटना की समीप गंगा नदी के किनारे करवाया गया था 1621 में। इसी के बारे में पूछा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल। On 12th of August, dash, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया था। दोस्तों याद कीजिए जब 1764 में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें हमारी तरफ से मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की सेना, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध का मौजूदा नवाब शुजाउद्दौला की सेना लड़ रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। इसी बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो की विजयी हुई और अंग्रेजों ने इन तीनों शासकों को पराजित कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं कि 1765 में बंगाल का गवर्नर बनाकर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया और 1765 ईस्वी में एक संधि हुई जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कहलाती है इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि के ही तहत 12 अगस्त
1765 को एक संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और इसी संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई। इसका मतलब ये 1765 में हुआ, ये 1765 ईस्वी में हुआ। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, डैश इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान गुजरात में डैश पश्चिमी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुजरात का नवसारी डिस्ट्रिक्ट, आपको याद होगा गुजरात के नवसारी जिले में ही दांडी तट है, जहां पर गांधी जी दांडी मार्च करते हुए गए थे और जहां पर उन्होंने जाकर नमक कानून तोड़ा था। इसके बाद दिया है नर्मदा, उसके बाद दिया है पोरबंदर, पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान है भाई। और उसके बाद है सूरत। तो ध्यान रखेंगे सूरत ही वो स्थान हुआ करता था जो मुगलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, जो कि मुगलों के दौरान पश्चिम का मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, मेन ट्रेड सेंटर ऑफ मुगल्स। अगला सवाल, द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स आर रिटन इन डैश। मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करती थी भाई? इनिशियली आप जानते हैं ये तुर्क हुआ करते थे, ये टर्किश हुआ करते थे, लेकिन अकबर के शासनकाल से ही मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रही है? फारसी, पर्शियन। तो मुगलों के जो इतिहास हैं वो ज्यादातर किस भाषा में लिखे हैं? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हैं या फारसी भाषा में लिखे हैं? सबसे पहले ऑप्शन में देता है अरबिक, तीसरे ऑप्शन में तुर्की या चौथे में उर्दू। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पर्शियन। नेक्स्ट, with reference to the land revenue system of Mughal Empire, the term dash was the amount assessed। मुगल साम्राज्य में भूराजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो राशि तय की जाती थी कर के रूप में वसूलने के लिए, उसे जमा कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उसे जमा कहा जाता था। यानी कि भू राजस्व व्यवस्था के संग्रह में दो चरण शामिल हुआ करते थे। सबसे पहले उसका मूल्यांकन करना और दूसरा वास्तविक संग्रह। और जो वास्तविक संग्रह हुआ करता था, उसी वास्तविक संग्रह को ही क्या कहा जाता था? हासिल कहा जाता था। यानी कि जो निर्धारित अमाउंट है, जो निर्धारित राशि है, उसको जमा कहा जाता था, और जो वास्तविक वसूल की गई राशि हुआ करती थी उसे हासिल कहा जाता था। इसके बाद दो टर्म और दिए हैं यहां पर, बंजर, और एक ऑप्शन में दिया है पोलज। एक ऑप्शन में पोलज भी दिया गया है। और आप जानते हैं बंजर उस भूमि को कहा जाता था जो कि खराब भूमि हुआ करती थी, एटलीस्ट फॉर 5 years, कम से कम लगभग 5 सालों से, उसी को बंजर कहा जाता था। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड दी उपनिषदास इनटू पर्शियन इन 1657। 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? अब दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1657 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था। और आप जानते हैं शाहजहां के 4 पुत्र हुए। शाहजहां के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा दारा शिकोह हुआ करता था। दूसरा शाह शुजा हुआ करता था। तीसरा औरंगजेब हुआ करता था। और चौथा था मुराद बख्श। ऑप्शन में दिए हैं सुल्तान लुफ्तल्ला,
दारा शिकोह, मुराद मिर्जा या शाह शुजा। तो यहां पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं औरंगजेब को छोड़कर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिंदू उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाला राजकुमार कहलाता है दारा शिकोह। और ध्यान रखेंगे, भारत में दारा शिकोह भारत के इतिहास में मिनी अकबर या लघु अकबर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं कि 1659 ईस्वी में देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित करके उसकी हत्या करवाई, उसे मृत्यु दंड दिया और खुद को भारत का मुगल बादशाह घोषित करके अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया दिल्ली के लाल किले में। तो दारा शिकोह जो शाहजहां का बड़ा बेटा था, इसी के द्वारा उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगला सवाल, हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है आलमगीर सेकंड। 1754 से लेकर 1759 तक भारत का मुगल बादशाह रहा आलमगीर सेकंड। अगले ऑप्शन में दिया है सिराजुद्दौला। आप जानते हैं सिराजुद्दौला भारत का मुगल बादशाह नहीं बल्कि ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल का नवाब था। और इसी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ा भी था। मीर कासिम भी बंगाल का नवाब हुआ करता था। और शाह आलम सेकंड भारत का मुगल बादशाह 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा। इसका मतलब प्लासी के युद्ध के दौरान भारत का मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड था, क्योंकि हम सब जानते हैं 1757 में लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी। भारत के इतिहास का दूसरा सबसे फेमस बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया? सबसे पहले दिया है बैटल ऑफ बयाना या बयाना का युद्ध। अगला है बैटल ऑफ खानवा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ चंदेरी। 1527 में पूछा है, तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं बैटल ऑफ खानवा ही 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया। और चंदेरी के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1528 में लड़ा गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट, द रियल नेम ऑफ बाबर ऑफ द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज? भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन दिया है जहीरुद्दीन मोहम्मद, इरफानुद्दीन मोहम्मद, जैनुद्दीन मोहम्मद या रुकनुद्दीन मोहम्मद। तो हम सब जानते हैं इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हालांकि इसका नाम पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा हुआ करता था, लेकिन इसने जब 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, तो काबुल पर अधिकार करके ही इसने काबुल में 1507 ईस्वी में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से मिर्जा शब्द हटाकर उसके स्थान पर बादशाह या बादशाह लगाया। तो ये बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। उसके बाद जब इसने पानीपत के पहले युद्ध को जीता और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो इसने काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के चलवाए। काबुल के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया, तो काबुल की जनता ने इसे खुश होकर कलंदर की उपाधि दी। तो ये कहलाया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। और जब इसने 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया, तो राणा सांगा को पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि ली और यह बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। उसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अगला सवाल, मेदनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवाड़ या मेवात एंड महमूद लोधी ज्वाइंड राणा सांगा विद देयर फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स? चंदेरी के मेदनी राय ने मेवात के हसन खान ने और महमूद लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई हुआ करता था, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो हम सब जानते हैं ये सारे के सारे बाबर के खिलाफ मिल गए थे 1527 में बैटल ऑफ खानवा के दौरान। जब लड़ा गया था खानवा का युद्ध।
अगला सवाल, द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द बाबर एंड द राजपूत फोर्सेज लेड बाय। खानवा की लड़ाई बाबर की सेना और डैश के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच में लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। पहले ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी। आप जानते हैं इब्राहिम लोदी तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मारा जा चुका था 1526 में। ऑप्शन दिया है राणा सांगा, मेदनी राय या महमूद लोदी। तो आप जानते हैं बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल में हराया। राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में हराया। मेदनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में हराया और महमूद लोदी को 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में हराया। राइट आंसर इज राणा सांगा। नेक्स्ट, हु मेड द यूज ऑफ गन पाउडर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया टू डिफीट एनिमी। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग किसने प्रचलित किया था? तो आप सब जानते हैं बाबर ही भारत में गन पाउडर लेकर आया था। बाबर ने भारत में अपना सबसे पहला आक्रमण बाबर का भारत में सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर नामक स्थान पर हुआ। और आप जानते हैं एक किले पर जो कहलाता है भेरागढ़ फोर्ट, जिसे भेरागढ़ का किला कहा जाता है, और इसी आक्रमण में ही फर्स्ट यूज्ड गन पाउडर। और बाबर तुजू के बाबरी या बाबरनामा में खुद ऐसा लिखता है कि इसी आक्रमण में इसने सबसे पहले भारत में एक्सप्लोजिव्स गन पाउडर या बारूद का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, हु वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सन्स ऑफ बाबर। बाबर के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा कौन था? आप जानते हैं बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। इसके बाद कामरान, इसके बाद अस्करी, और इसके बाद हिंदाल। ये चारों के चारों ही बाबर के बेटों के नाम हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जो कि बाबर के मरने के बाद भारत का अगला मुगल एम्परर या अगला मुगल बादशाह बना था। अगला सवाल, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड, हम सब जानते हैं, इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सो द राइट आंसर इज इब्राहिम लोदी, दैट इज ऑप्शन सी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पादशाह। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राटों में से पादशाह की उपाधि धारण की थी? अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बाबर ने जब 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, तो काबुल पर अधिकार करने के बाद इसे लगा कि ही बिकेम स्टेबल नाउ, अब ये स्थिर हो चुका है, इसीलिए इसने काबुल में ही 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह का मतलब ही क्या है? अ स्टेबल रूलर, एक स्थिर शासक। बाबर ने ली थी पादशाह की उपाधि। नेक्स्ट, आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन डैश। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन डैश में काबुल पर कब्जा किया, 1504, अभी अभी आपको बताया। 1494 में मात्र 11-12 वर्ष की आयु में ही ये परगना का शासक बना, लेकिन इसने 3 बार समरकंद को जीता और तीनों के तीनों बार समरकंद इसके हाथों से निकल गया। 1502 ईस्वी में सरीपुल के युद्ध में शैबानी खान ने इसको समरकंद से निकाल दिया और इसने रुख किया अफगानिस्तान की तरफ, और सबसे पहली सफलता 1504 में प्राप्त की जब इसने जाकर काबुल पर अधिकार किया। अगला सवाल, द फेमस मॉन्यूमेंट आराम बाग वॉज बिल्ट बाय बाबर, इट इज लोकेटेड इन डैश। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर के द्वारा बनवाया गया था, ये कहां पर है? ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है। बागवानी का शौक रखा करता था मुगल बादशाह बाबर, जहां पर भी जाया करता था वहां पर बाग बनवाया करता था। पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद इसने पानीपत में भी काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा में इसने आराम बाग बनवाया।
और आप जानते होंगे जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी तो इसको इनिशियली पहले आराम बाग आगरा में ही दफना दिया गया था, लेकिन इसकी अंतिम इच्छा ये थी कि मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा काबुल में बनवाया जाए। तो बिल्कुल यही हुआ था। तो बाद में शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसी की पत्नी के द्वारा इसका मकबरा काबुल में बनवाया गया था और इसकी ताबूत को, इसकी कब्र में से इसके ताबूत को निकालकर शिफ्ट कर दिया गया था। कहां पर? काबुल में। नेक्स्ट, वेयर वॉज बाबर बरिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1530? बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया? अभी अभी आपको बताया, आगरा के आराम बाग में। और फिर उसके बाद काबुल में इसका मकबरा बनवाया गया, टूम्ब। आसान सा सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो हम सब जानते हैं बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, फिर अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां, शाहजहां का बेटा हुआ औरंगजेब। बट यहां पर बाबर का उत्तराधिकारी पूछा है तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ही बाबर के बाद भारत का अगला मुगल एम्परर, अगला मुगल बादशाह बना था। नेक्स्ट, एज पर द तैमुरिद ट्रेडिशन हुमायूं हैड टू शेयर पावर विद हिज ब्रदर्स। हुमायूं हैड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया while his brother कामरान controlled which of the following regions? तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? तो आप जानते हैं कि इसके भाई कामरान को इसने क्या दिया था? अफगानिस्तान और पंजाब। ऑप्शन में दिया गया है दक्कन, उस टाइम तक मुगल साम्राज्य दक्कन तक था ही नहीं। गुजरात एंड राजस्थान, तो आप जानते हैं मुगल बादशाह अकबर वो सबसे पहला मुगल एम्पर था जिसने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। और लास्ट में दिया है बंगाल और बिहार, तो बंगाल और बिहार का क्षेत्र भी इस समय मुगलों के पास नहीं था। हुमायूं ने अपने 3 भाइयों में बांटा था मुगल साम्राज्य को। कामरान को इसने अफगानिस्तान का काबुल, कंधार और कुछ पंजाब का क्षेत्र दिया था। इसका एक भाई हुआ करता था अस्करी, जिसको दिया गया था संभल, और इसका एक भाई था हिंदाल, जिसको इसने दिया था राजस्थान का अलवर। पूछा गया है कामरान को क्या मिला? अफगानिस्तान और पंजाब का क्षेत्र। अगला सवाल, इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, हम सब जानते हैं शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही क्या लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 में, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि ली थी। इससे पहले ये शेर खान कहलाता था, इसका वास्तविक नाम फरीद हुआ करता था। अफगानी था ये, और इसी ने भारत के दूसरे अफगान वंश की स्थापना की थी जिसे हम सूरी डायनेस्टी या सूर वंश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में दिया है इब्राहिम लोदी, सिकंदर सूरी या राणा सांगा। जी नहीं, शेरशाह सूरी ने हराया था चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को। शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू डैश। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को हराया और उसे डैश भागने के लिए मजबूर किया। जब कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तो हुमायूं के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया और सूरवंश या सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दी गई। उस समय हुमायूं का एक मित्र हुआ करता था जो राजस्थान के अमरकोट का शासक था, जिसका नाम था राजा वीरसाल। इसीलिए हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को लेकर अपने ही मित्र राजस्थान के शासक अमरकोट के राजा वीरसाल की शरण में चला गया, और वहीं पर उसके पुत्र का जन्म हुआ अमरकोट नामक स्थान पर ही, यानी कि अकबर का जन्म। उसके बाद अकबर को उसकी धाई माँ या दाई माँ महामनगा और जीजी अनगा के पास छोड़कर हुमायूं अपनी पत्नी हामिदा बानो बेगम को लेकर चला गया सीधा पर्शिया, यानी कि ईरान, और ईरान के शाह से ही मदद लेकर उसने फिर दोबारा से काबुल और कंधार पर अधिकार किया। और ऐसा कहते हैं कि हुमायूं ने शाह की मदद लेने के लिए ये सुन्नी से शिया भी बन गया था वहां पर जाकर ईरान में। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज बिल्ट बाय हुमायूं इन दिल्ली? दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है अकबराबाद, दूसरे ऑप्शन में दिया है दीन पन्हा, तीसरे में दिया है मोहम्मदाबाद या सिरी। सिरी तो कभी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बसाया था। ध्यान रखेंगे हुमायूं के द्वारा दिल्ली में बसाया गया था दीन पन्हा। ये वही दीन पन्हा है जिसको ध्वस्त करके यहाँ पर शेरशाह सूरी ने ओल्ड फोर्ट या पुराने किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली में पुराना किला है, आप सब जानते हैं, ये वही स्थान है जहां पर कभी दीन पन्हा हुआ करता था। और यहीं पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो कहलाती थी शेर मंडल। इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण ही तो हुमायूं की डेथ हुई थी। दीन पन्हा नामक शहर बसाया था हुमायूं ने दिल्ली में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शेर शाह टूम्ब लोकेटेड? शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? हम सब जानते हैं कि बिहार के सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। बेहद इजी क्वेश्चन है, बेहद आसान सवाल है। अगर ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आएंगे तो आप खुद बताइए आसमान छूने वाली कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी। बेहद इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आपने एक बार भी हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा है आप सवाल गलत नहीं करेंगे। Who among the following medieval rulers focused his attention on the construction of sarais यानी कि शेल्टर for the convenience of travelers? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय या आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया? ही वॉज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने शासन किया 1540 से लेकर 1545 और अपने शासनकाल में इसी ने एक सड़क बनवाई जो कहलाती थी शेर शाह सूरी मार्ग, या जिसे सड़क आजम कहा जाता था। यही कहलाती थी सड़क आजम। और आप जानते हैं ये बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक बनवाई गई थी और इसी पर 1700 सराय बनवाई शेरशाह सूरी ने और दो दो कोस के बाद एक कोस मीनार का निर्माण करवाया। यही सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा शासक था जिसने यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनवाई या आश्रय बनवाए या इंस बनवाए? ही वॉज शेर शाह सूरी। और आप जानते हैं यही सड़क 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका नाम रख दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड हुआ करता था। और अब वर्तमान में ये जो जीटी रोड है ये हमारे पास कहां से कहां तक है? अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। यही है शेर शाह सूरी मार्ग जो कभी कहलाता था जिसे अब जीटी रोड के नाम से हम जानते हैं। अगला सवाल, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग रन्स बिटवीन डैश? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश के बीच से होकर गुजरता है? कानपुर से कन्याकुमारी, बिल्कुल गलत। दिल्ली से मनाली, बिल्कुल गलत। दिल्ली और अमृतसर या लखनऊ और कोलकाता? तो हम सब जानते हैं दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता। ये पहले NH1 और NH2 हुआ करते थे लेकिन अब आप जानते हैं ये NH44 और NH19 का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल देखिए, हुमायूंस टूम्ब सिचुएटेड इन दिल्ली इज बिल्ट बाय? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप जानते हैं हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम या बीगा बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन में है बीगा बेगम। अगर बीगा बेगम ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो यही क्या कहलाती है? हाजी बेगम। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन हुआ करती थी जिसने हुमायूं की जीवनी लिखी थी, हुमायूं नामा।
राइट आंसर इज बीगा बेगम, जो हाजी बेगम भी कहलाती है। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन हुआ करती थी जिसने हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखी थी। एक ऑप्शन में है हमीदा बानो बेगम, ये भी हुमायूं की पत्नी हुआ करती थी जो कि अकबर की माता है। और एक में दिया है माहम बेगम, तो माहम अनगा हम सब जानते हैं अकबर की दाई माँ हुआ करती थी। अगला सवाल, मिर्जा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हम सब जानते हैं हुमायूं। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। नेक्स्ट, Akbar's first expedition towards Deccan was sent to Ahmednagar under the leadership of Prince Murad and Dash. दक्कन की ओर अकबर का पहला सेना अभियान एक्सपेडिशन शहजादा मुराद और डैश के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। ऑप्शंस हैं बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अधम खान या मान सिंह। तो आप जानते हैं कि बीरबल और अब्दुल रहीम खाने खाना दोनों के दोनों ही, और मानसिंह भी अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करता था। हालांकि अकबर का सबसे पहला अभियान जो कि मालवा के शासक बाज बहादुर पर हुआ था, उस पर अधम खान को भेजा गया था, लेकिन यहां पर पूछा गया है दक्कन का अभियान उस पर गया था अब्दुल रहीम खाने खाना। और आप जानते हैं ही वॉज सन ऑफ बैरम खान, ये बैरम खान का पुत्र था, अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसी ने इसी ने तुजू के बाबरी या बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शंस हैं टोडरमल, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा या तानसेन। चारों के चारों अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, लेकिन आप जानते हैं अकबर का भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री टोडरमल हुआ करता था। अकबर का भू राजस्व मंत्री टोडरमल हुआ करता था। नेक्स्ट, after the death of Humayun, the 13-year-old Akbar was coronated in 1556 at Kalanor in गुरदासपुर, पंजाब। पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर ही 13 साल की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर। राइट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ अकबर, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। तो ध्यान रखेंगे अकबर के नवरत्न कहलाते हैं, सबसे पहला बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और नंबर 9 फकीर अजी उद्दीन। ये वो 9 लोग थे जो कि अकबर के नवरत्न कहलाते हैं, और आप साफ साफ देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसमें से है तानसेन। नेक्स्ट,
Who among the following was the wakil under the reign of Mughal Emperor Akbar who received the title of खाने खाना? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी? मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, राजा टोडरमल या बैरम खान? तो हम सब जानते हैं बैरम खान ही अकबर के शासनकाल में उसका वकील हुआ करता था, उसका संरक्षक भी हुआ करता था और इसी के पास खाने खाना की भी उपाधि हुआ करती थी। नेक्स्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मुगल एम्परर अकबर? मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, उसने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है भाई, 100% सही है। ही फॉट एंड वॉन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हिंदू किंग हेमू, उसने हिंदू राजा हेमू के विरुद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और जीता? जी नहीं, पानीपत का तीसरा युद्ध तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। इसने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था जो हेमू के खिलाफ था। ही वॉज डिक्लेयर्ड एम्परर इन 1602, उसे 1602 में सम्राट घोषित किया गया? जी नहीं, 1556 में पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर में। ही वॉज हाईली एजुकेटेड? नॉट एट ऑल, अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर पूरी तरीके से अनपढ़ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। अगला, Who amongst the following Mughal emperors got classical Hindu mythological text रामायण और महाभारत translated into Persian? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू और पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? ऑब्वियसली ही वॉज अकबर, और आप जानते होंगे इसका अनुवाद, रामायण और महाभारत का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर आर ट्रू? अकबर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। बिल्कुल ठीक है। ही डिफीटेड एंड मर्ज द स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज एम्पायर, उसने बीजापुर राज्य को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया? जी नहीं, आप जानते हैं 1686 में, 1687 में बीजापुर को जीतकर मिलाने वाला मुगल साम्राज्य में औरंगजेब था। गलत। ही मेड फतेहपुर सीकरी हिज कैपिटल, जी हाँ बिल्कुल सही है, इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। पहला और तीसरा सही है, ओनली 1 and 3। नेक्स्ट, When Akbar introduced मनसबदारी सिस्टम डैश was the lowest grade of मनसबदार, जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की तो डैश मनसबदार का सबसे निचला स्तर हुआ करता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये एक ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था जो कि 10 से लेकर 10,000 तक हुआ करता था, यानी कि सबसे कम 10 और मैक्सिमम 10,000। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आसान सा सवाल। नेक्स्ट, व्हेन वॉज खानदेश मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्पायर बाय अकबर? अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर है 42। ऑप्शन दिए गए हैं 1595, 1601, 1597 या 1605। 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो गई थी, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा जीता गया था खानदेश, जो कि वर्तमान में ताप्ती नदी के किनारे कहां पर है? महाराष्ट्र में। 1601। अगला सवाल, जैमल एंड पत्ता वर द वॉरियर्स हु वर गिवन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ डैश। जैमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा का प्रभार सौंपा गया था। जैमल और पत्ता।
तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब 1567 में अकबर के द्वारा मेवाड़ मिशन शुरू किया गया, जिस समय वहां का शासक उदय सिंह हुआ करता था, तो ध्यान रखेंगे उदय सिंह की ही सेवा में चित्तौड़ के किले में तैनात हुआ करते थे जयमल और पत्ता, जिन्हें चित्तौड़गढ़ के किले की कमान सौंपी गई थी, उसकी रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तानसेन, द म्यूजिक लेजेंड, वाज अ courtier of the which of the following courts before coming to अकबर? संगीत के महानायक तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबार के दरबारी थे? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रीवा। रीवा का शासक हुआ करता था रामचंद्र। ये रीवा के शासक रामचंद्र के ही दरबार में हुआ करते थे। रामचंद्र ने ही तानसेन को भेंट किया था अकबर को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर डैश वॉज द लैंड दैट हैज लेन फैलो फॉर 3 years और 4 years। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि या दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो, उसे चाचर कहा जाता था। वो भूमि जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी होती थी, उसी को चाचर कहा जाता था। परौती वो भूमि हुआ करती थी जो अस्थायी रूप से खेती से बाहर हुआ करते थे, यानी कि अपनी उर्वरता प्राप्त करने के लिए ही जिस जमीन को अस्थायी रूप से खाली छोड़ दिया जाता था, उसी को क्या कहा जाता था? परौती कहा जाता था। अगला दिया है पोलाज, तो ध्यान रखेंगे पोलाज का मतलब यहां पर क्या है? पोलाज पूरे के पूरे साम्राज्य की सर्वोत्तम भूमि को कहा जाता था। अस्थायी रूप से खेती से बाहर की गई जमीन परौती कहलाती थी, सर्वोत्तम भूमि पोलाज कहलाती थी, चाचर जो 3 या 4 वर्षों से क्या हो? खराब हो, उसे कहा जाता था। और बंजर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि खराब भूमि हुआ करती थी, जो कृषि योग्य नहीं थी, उसी को क्या कहते थे? बंजर कहते थे। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द फर्स्ट प्लैंड सिटी ऑफ द मुगल्स? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? फतेहपुर सीकरी भाई। 1571 से लेकर 1585 तक लगभग अकबर के द्वारा प्लान करके बसाया गया फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी भी रहा। यहीं पर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकारोई फॉट वेयर अकबर डिफीटेड द सल्तनत ऑफ बंगाल एंड बिहार? तुकारोई का युद्ध जिनमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, वो कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 47 है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे दैट वाज फॉट इन 1575, जिस समय वहां पर शासन कर रहा था दाऊद खान। बेसिकली जो दाऊद खान हुआ करता था उसका अधिकार, जो दाऊद खान हुआ करता था उसका अधिकार पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर हुआ करता था। जब तुकारोई का युद्ध लड़ा गया 1575 में, तो इसमें दाऊद खान पराजित हुआ और दाऊद खान और अकबर की सेना के बीच में एक संधि हुई, जिसे कटक की संधि कहा जाता है, उड़ीसा। और इस संधि के तहत यह तय किया गया कि दाऊद खान का जो अधिकार था वो अब केवल और केवल उड़ीसा पर रहेगा। उसने बंगाल और बिहार दोनों मुगलों को सौंप दिए और मुगलों का अधिकार हो गया बिहार और बंगाल पर। नेक्स्ट, डैश एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर? डैश प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला प्रतिरूप बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो हम सब जानते हैं प्रशासन शेर शाह सूरी का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी।
भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा शेषासुरी अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपने प्रशासन के लिए ही तो प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आईने अकबर या डॉक्यूमेंट ऑन लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में डैश के संबंध में जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शंस है राजस्व, पूर्वज, सेना या प्रशासन। तो ध्यान रखेंगे एंसेस्टर्स के बारे में इसमें जानकारी नहीं है, पूर्वजों के बारे में। अजमेर बिकेम दी सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द डैश। अजमेर डैश के शासन में सूबा या मुख्यालय बन गया। पल्लवों, चोलों, मुगलों या दिल्ली सल्तनत। पल्लव और चोलों का तो कोई संबंध ही नहीं होगा भाई अजमेर से क्योंकि आप जानते हैं अजमेर तो बसाया ही चौहान डायनेस्टी के एक राजा अजयराज ने था, जो कि बात कब की है, 11th सेंचुरी या 11वीं शताब्दी की। राइट आंसर विल बी मुगल्स, मुगलों के। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज कश्मीर अनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर बाय अकबर। अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 51। तो ध्यान रखेंगे अपने शासनकाल में 1586 1586 ईस्वी में कश्मीर मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। एज डिस्क्राइब्ड इन आईने अकबरी बाय अबुल फजल ए आलमी, गज यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ वाज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डैश। जैसा कि अबुल फजल की या अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। गज तो आप जानते हैं भूमि मापन की एक इकाई है। अकबर के द्वारा इलाही गज अपने टाइम पर चलवाया गया था। जब इसने दीन इलाही शुरू करवाया था 1583 में इसने इलाही गज चलवाया, जो कि विभिन्न तस्सुज में क्या था, विभाजित था। Who among the following issued मजहरनामा इन 1579? निम्नलिखित में से किसने 1579 में मजहरनामा जारी किया। मजहरनामा का मतलब धार्मिक फैसले खुद लेना। दैट वाज अकबर। क्योंकि हम सब जानते हैं 1579 में मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। हुमायूं 1530 से 1540 रहा, फिर 1555 से 1556 रहा। जहांगीर 1605 से 1627 रहा। शाहजहां 1627 से 1658 रहा और अकबर 1556 से 1605। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल, विच मुगल एम्परर बिल्ट द सिटी कॉल्ड मकसूदाबाद लेटर पॉपुलरली नोन एज मुर्शिदाबाद। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया। ही वॉज अकबर। अकबर के ही द्वारा मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे इसे मुर्शिदाबाद कहा गया किसके द्वारा, बंगाल का सबसे पहला नवाब, नवाब मुर्शीद कुली खान, इसी के द्वारा इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया। और इसने बंगाल की राजधानी को भी मुर्शिदाबाद ही स्थानांतरित किया, जो कि पहले ढाका हुआ करती थी मुगलों के टाइम पर। अगला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अबवाब। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। अ क्लर्क इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाने में एक लिपिक। अ कोर्ट जेस्टर, एक दरबारी या एक दरबार विदूषक। अ टैक्स लिविड ऑन द लैंड्स ओवर एंड द अबव द ओरिजिनल रेंट, भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाया जाने वाला कर। या अ रिवॉर्ड फॉर गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए एक इनाम। क्वेश्चन नंबर 55। तो ध्यान रखेंगे दैट वाज बेसिकली अ टैक्स। एक भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाया जाने वाला कर ही क्या कहलाता था, अबवाब कहलाता था। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य से संबंधित और भी सवाल कुछ है मेरे पास, जो कि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस एनेबल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए।
आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, अगले सेशन में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।